अगले दिन 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप घर आया फूल लेकर। रात उससे उनका सॉरी कबूल नहीं किया था। सबसे बड़ा गुलदस्ता डैरी की तरफ से था। ये वही था जिससे अमराहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर उसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर उन सबके दस्तखत थे और चार्ट पर एक रोता हुआ मोटे मोटे आंसू वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। उससे वो वीडियो देखी और अपनी हंसी को काबू करने की नाकाम कोशिश करती रही। वीडियो सिर्फ इब्तदाई मंजर की थी, उसके रोने की नहीं। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक ही था। उन सबके तासुरात कमाल के थे। उसने वो वीडियो लेडी मेहर और साधना को भी दिखाई। उन्होंने कितनी ही बार वो वीडियो देखी और हर बार वो ऐसे हंसी जैसे पहली बार देखने पर हंसी थी। तुम्हारी परफॉर्मेंस लाजवाब रही अमराहा, साधना ने कहा। तुम तो पूरे मैनचेस्टर की रौनक बन जाओगी, लेडी मेहर ने साधना की तरफ आंख मारकर कहा। बाद में उससे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था उन सबके साथ कुछ ना कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे और ये एक रिवायत ही थी कि वो हर साल फ्रेशर्स के साथ कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन अमराहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। यह अमराहा ने बना दिया था, क्योंकि अगर अमराहा बस ज़रा सा गौर कर लेती तो जान जाती कि वहाँ कोई बम्प नहीं फटा। शायद इसीलिए उसका इंतखाब किया गया था। कोई और होता तो ऐसे पागल ना बनता। इस वाक़ये से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। उसके काफ़ी से ज़्यादा दोस्त बन गए। जो उसे देख लेता रुक कर उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। उसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते। कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर ही के रहने वाले थे वो उससे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड डिनर पर मदऊ करते। उसके रोने धोने का उन फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि उसे नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्का उसे जानने लगा। इसी दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एनॉन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तबी थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी थी। उससे लेडी मेहर को कहानी सुनानी चाहिए पर लेडी मेहर ने उसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे, क्योंकि उसकी कहानियों के हर जुमले को समझने के लिए 1.5-2 किलो फौरी अकल की ज़रूरत दरपेश होती थी, जो ज़ाहिर है अम्मा वक्त दस्याब नहीं हो सकती थी। अलबत्ता वीरा ने अपने शहर सूची में होने वाले 22वीं सुरमाई ओलंपिक्स की और बर्फानी तूफानों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि एक तरफ तो अमराहा ने मुझसे अहद किया कि ज़िंदगी में एक बार ओलंपिक्स खेल ज़रूर देखेगी और दूसरा अहद ये किया कि कभी रूस नहीं जाएगी बर्फानी तूफान से मरने। वीरा, जिसका कद 6 फीट के करीब करीब था और वो रूस की सारी खूबसूरती को अपनी साथ में समोए अपने लंबे बालों को सर पर तेज सूरत उठाए मैनचेस्टर की सड़कों पर साइकिलिंग करती या स्केटिंग करती दिखाई देती तो उस पर गैर इंसानी होने का गुमान होता था, क्योंकि जब वो ये दोनों काम करती तो लगता कोई परी बिना परों के सड़क पर निजी प्रवास पर उड़ रही है। जब वो शटलकॉक में आई थी और अपना वसी सामान उठा उठा कर अंदर ला रही थी तो ऐसे लगता था जैसे गैसी गुब्बारों से खेल रही हो, वसी सामान ना उठा रही हो। अमराहा ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका वसी सामान, जैसे अपने बैग में वो रूस की बर्फ, वोडका और चंद रूसी भी रख लाई हो, उठाते वो चंद कदम चलने के बाद ऐसे गिर गई कि वीरा को उसकी मदद के लिए लपकना पड़ा और वो फिर सीढ़ियों से लुढ़की हुई लड़की अमराहा के सर पर खड़ी होकर उसे ऐसे देखने लगी जैसे रूसी बर्फ में कोई मैदानी चूहा निकल आया हो। तुमसे इतना सा सामान नहीं उठाया गया? इतना सा? मुझे तो पूरा यकीन है इस पे कम से कम 2 रूसी पैक है। अमराहा ने इतनी बेहयाई से कहा कि वीरा हंसने लगी। नहीं, इसमें तो सिर्फ चंद रीच पैक हैं, वीरा ने शरारत से कहा। एक बार वीरा ने उसे स्केटिंग शूज पहना दिए और अमराहा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि बस सर्जरी की जरूरत न रही, बाकी सारी कसर पूरी हो गई। अमराहा वीरा के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना इतना ही मुश्किल काम था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम था। बस का किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे रोज़ मजबूत करती। वो साइकिल पर हजार हजार करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम लिखती थी, इसलिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे शटलकॉक हाउस में छोटे मोटे मरम्मत के काम आसानी से कर दिए थे, जिसकी उसे लेडी मेहर ने उजरत भी दी। उसका सर ना में हिलते अमराहा ने कम ही देखा था। उसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरिक की मदद से अमराहा को जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया। उसका काम बिल बनाना था बस।
काफ़ी आरामदेह काम था और उसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े में भी चली जाती और अपनी साबका बॉस से कॉफ़ी के साथ-साथ हल्की-फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी उससे बात करते आदीदा हो जाती थीं। उसे हैरत हुई। उससे पहली बार दादी को अपने लिए आंसू साफ करते देखा। हमाद और अली उसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया उसे ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की वीडियोज़ भेजती रहती, जिसमें उसे तो दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता साधना, डेडी मेहर और वीरा काफ़ी शौक से इन वीडियोज़ को देखतीं। मौसम वैसे तो अबरआलूद रहता ही था और हल्की-फुल्की बारिश भी होती ही रहती थी, लेकिन उस दिन हल्की-हल्की लेकिन मुसलसल बारिश बरस रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड रोड पर वॉक करती सुसरोई से चलती रही। उसे कतन जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुफ्तंदोज़ हो रही थी। गीली-गीली इमारतें, नम-नम मंज़र उसे अच्छा लग रहा था और भले से वहाँ के मुकामी इस मौसम से आजिज़ आ चुके हों, पर गैर मुल्की खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की जान थी इस मौसम में। उससे गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टॉलर को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। उन्हें खोलकर उससे सर पर ओढ़ लिया, फिर उससे वापस गर्दन में ही बल दे दिए। बारिश की हल्की-हल्की फुहार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से नीली छतरी, जिस पर गोले लाला के फूल बिखरे थे, उसके सर के ऊपर तन गई। उसे सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़ने वाले हाथ को। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट वापस नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिला सकता हूँ और कॉफ़ी भी पिला सकता हूँ। उससे मुस्कुराकर कहा, जबकि मुस्कुराने की ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। इतनी पुरानी बात नहीं, अब नहीं चाहिए। अमराहा ने मुंह बना लिया। क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदस्तूर वो उसके ऊपर रखे हुए था, खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने तुमसे कब बदतमीजी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे आज इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद नहीं मालूम, शायद मेरा दिमाग खिसकता जा रहा है। क्यों? इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूं, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है ना। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंगी पोंगी बातें कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी तो सब ओंगा पोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते वो ऐसा लगा कि अमराहा ने सोचा, ये अकेला इतना खूबसूरत होने का हक कैसे रख सकता है आखिर। अमराहा ने एक चॉकलेट निकालकर उसे दी। ये खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेजी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूं? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है? ना, साइकिल। मैं वीरा के अलावा किसी के साथ साइकिल पर नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर ना खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? हास तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ हास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? उसके भूरे सर पर बारिश के कतरे लखन मीठी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। उसने यकीनन तुम्हें हंगर गेम सिखाई होगी। उसका कहना है कि वो जेनिफर से मुशाबा है, लेकिन वो जेनिफर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी क्लास फेलो जेनिफर की बात नहीं कर रहा। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी इंडियन मूवी दिखा सकता हूँ। मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देखती। पाकिस्तानी? वो 3-4 ही हैं, मैं पाकिस्तान से देख कर आई हूँ। बंगाली? मुझे बंगाली नहीं आती। ईरानी? अफ़गानी? ताजिकिस्तानी? तुर्कमानी? अराकी? मिस्री? और हाँ, एनिमेटेड। क्या तुमने कभी सिनेमा में एनिमेटेड फिल्म देखी है? नहीं। क्या तुमने राटाटूवी देखी है? देखो, अगर तुमने इतनी अजीम फिल्म नहीं देखी, तो मैं तुम्हें पहले उसकी कहानी सुना सकता हूँ, ताकि तुम्हारा दिल उसे देखने पर माइल हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ज़रूरत है, और वैसे भी मैं इस अजीम फिल्म की खिदमत करना चाहता हूँ। खिदमत? हाँ, तुम्हें कहानी सुनाकर और फिल्म दिखाकर। सुनो, ये एक काबिले ज़िक्र चूहे और उसके मोहसिन की कहानी है। चूहा, जिसके हाथ में कमाल का जायका होता है, वो दुनिया के किसी भी बड़े और माहिर शेफ़ से ज़्यादा अच्छा और लजीज खाना बना सकता है। ऐसा खाना जिसकी खाने वाले को नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसी तरकीब और सलीके से कि चूहा शेफ़ होता है, मतलब जो खाना बनाता है। हाँ, तुम गलत समझ रही हो। वो खाना बनाने से पहले हाथ धोता है। उसके हाथ साफ होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे हाथों जैसे साफ। चूहा और खाना, है। अमराहा ने सर को जोर जोर से झटका। है। चूहा और मेरे हाथों जैसे साफ हाथ। आलिया ने छाती को बंद किया। उसका हाथ थक चुका था और चलते चलते वो रुक गया और उसे भी रोक लिया।
अब बारिश के कतरे दोनों के बालों में लुक छुप जा रहे थे। फिर करना। दुनिया जहां की शोक को आंखों में समोकर उससे कहा, क्या? ये जो अभी किया था। उससे उंगली को उसके मुंह के करीब तारों में घुमाकर कहा, क्या किया था? अमराह कभी नहीं जान सकती थी कि वो किस चीज़ की और क्यों फरमाइश कर रहा है। वो ही जो चूहे के नाम पर किया था। अह अह। अमराह को फिर से चूहे का ख्याल आ गया। एक बार फिर करना। यही यही प्लीज। दोनों हाथ छोड़कर वो मिन्नत करने जैसा हो गया। तुम पागल हो? क्या कह रहे हो? पहले तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया है। सुनो, जब तुम ये आह करती हो तो तुम्हारी भनवें और आंखें बचकाना सा रक्स करती हैं, और तुम्हारी नाक ये दाएं बाएं लहरा कर उकसाती है कि उसे पकड़कर उस पर चुटकी भरी जाए। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अमराह को लगा वो उसकी नाक की चुटकी भर लेगा। अच्छा, अब तुम्हारा वक्त भी कीमती हो गया है। चलो फिर फिल्म के लिए पक्का ना? अगर वीरा जाने के लिए तैयार हो गई तो शायद। वीरा? हाँ, दादा ने कहा है हर जगह उसे साथ लेकर जाऊं। दादाजी को यहाँ साथ ले आती वो फिर भी अच्छा था। तुम मेरे दादा का मजाक उड़ा रहे हो। चलो वीरा को भी ले आना। और वो वीरा को भी ले गई। वीरा तो जाते ही सो गई, क्योंकि उसे हालिस एक्शन फिल्में पसंद थीं, जिनमें हर 2 मिनट बाद एक बम ब्लास्ट हो और कम से कम 2 आदमी मर जाएं और हीरो बस बड़ी बड़ी इमारतें फैलाता रहे, और कभी ज़मीन पर खड़ा हो ही जाए तो चार अतराफ फायर खोल दे। जब चूहे ने पहली बार खाना पकाना शुरू किया तो उससे मुंह ही मुंह में कितनी ही बार आह आह किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिलचस्पी से फिल्म देखने लगी और अख्ताम पर उसे तालियां बजाईं। उससे इस किस्म की फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। हीरो हीरोइन के लंबे झमेलों से हटकर ऐसी शानदार फिल्म। कमाल हो गया। जब वो वीरा की साइकिल पर बैठ रही थी घर जाने के लिए, तो आलियान ने बहुत आहिस्तगी से उससे फरमाइश की, एक बार कह दो आह। और वो कहका लगाकर वीरा को मजबूती से पकड़कर बैठ गई। वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ लोगों का आना जितनी खुशी देता है, उन लोगों का जाना उतनी ही तकलीफ देता है, और इस वक्त नन्ही मुन्नी सी इसी तकलीफ से गुजर रहा था। वो आलियान मार्गरेट, जो जब सीटी बजाता और दोनों टांगों को हवा में उछाल कर उनकी ताली बजाता जाता है, तो कम से कम 5 लोग ज़रूर उसे मुड़कर देखना पसंद करते हैं। अगर वो गुस्से से भी किसी को देखता है तो भी उस पर प्यार ही आता है। लेडी महर शादी के 10 साल तक बेऔलाद रहीं। फिर जब दोनों मियाँ बीवी ने बच्चा गोद लेने का सोचा तो उनके शौहर अहमद हुसैन का कार के हादसे में इंतकाल हो गया। अहमद हुसैन दिल के सर्जन थे। वो एक कामयाब इंसान थे, और ऐसे कामयाब इंसान के चले जाने के बाद उनकी बीवी चंद साल कामयाबी से ज़िंदगी ना गुजार सकीं। शौहर के साथ कार हादसे में वो एक टांग से मजबूर हो गई और फालिज से उनके जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज रहा। वो 2 साल प्राइवेट अस्पताल में रहीं। मायके के नाम पर उनके ख़ानदान में सिर्फ एक बाप थे, जो उनकी 2 साल बीमारी के दौरान चल बसे। अहमद हुसैन के 3 भाई थे, लेकिन वो इस सूरत से महर से मिलना चाहते थे अगर वो अहमद हुसैन की जायदाद उनके नाम कर देती, एक घर और मेडिसिन कंपनी के शेयर्स। महर बच्चा गोद लेना चाहती थीं, अब वो भी नहीं ले सकती थीं। उनकी हालत ही ऐसी नहीं थी। वो अपने आप को नहीं संभाल सकती थीं। बच्चे को कैसे संभालती? और इस हालत में उन्हें कोई भी इदारा बच्चा ना देता, तो उन्होंने बच्चों को इन इदारों में रख कर ही पालना शुरू कर दिया। वो उनके अखराजात के लिए रकम लेती, और एक नहीं पूरे 10 बच्चों को लेकर पाला। वो कंपनी से मिलने वाले मुनाफे में से अपने अखराजात के लिए रकम निकाल कर बाकी सब उस इदारे को दे देती। बच्चे महीने में एक बार उनसे आकर मिल जाते, एक पूरा दिन उनके पास गुजार कर जाते। महर को मामा कहते। ये मुख्तलिफ कौम और नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे, और सब महर को बहुत प्यारे थे। क्रिसमस, नया साल वो महर के साथ गुजारते। जैसे जैसे बच्चे बूढ़े होते गए, वो महर के पास रात भी रुकने लगे। वो सब ना सिर्फ अपने काम खुद करते थे, बल्कि महर के भी कई काम करते थे। महर महीने के इस एक दिन और रात का इंतज़ार करती जब वो सब उनके पास होते। यही बच्चे बालग होते ही अपने पैरों पर खड़े होते, मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ते गए। कुछ शादी कर चुके थे, कुछ नौकरी करते थे, कुछ अभी भी पढ़ रहे थे। ये सब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हालत में होते। हर रोज़ मामा महर को फ़ोन करके याद करना और उन तक अपनी मोहब्बत पहुंचाना नहीं भूलते थे। लेडी महर हम्मा वक्त उनसे राब्ते में रहती, उनके बीवी बच्चों से बातें करती रहती। काहे बाकाहे ये सब शटल कॉक आते रहते थे, इसलिए यह 4-5 से ज़्यादा लोगों को पेइंग गेस्ट नहीं रखा जाता था। चंद दिन रहकर वो चले जाते। कोई डॉक्टर था
कोई इंजीनियर, कोई अपना बिज़नेस कर रहा था, कोई नर्स थी, कोई स्टूडेंट। लेकिन यहाँ आते ही वो सब लेडी महर के बच्चे बन जाते। उनके सारे काम खुद करना पसंद करते। उन्हें खाना खिलाते, मुँह धुलवाते, हफ्तावार मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाते। उन्हें मुख्तलिफ पार्कों में लिए घूमते रहते और रात को उन्हें कहानियाँ सुनाते और वैसे ही सुला देते जैसे उनके बचपन में लेडी महर ने उन्हें सुलाया होगा। लेडी महर उनके लिए मुकद्दस हस्ती जैसी थी। उन्हीं में से एक मॉर्गन कैम्ब्रिज से एमफिल कर रही थी। वो अपने फ्रेंड जॉश को पर दिखावे के लिए शटलकॉक लाई कि अगर मामा हाँ कहती हैं तो वो भी जॉश को हाँ कह दे। ये गंजा कबूतर तुम्हें वाकई पसंद है मॉर्गन। लेडी महर को अपनी शहजादी के लिए शायद जॉश पसंद नहीं आया था। अच्छा इंसान है मामा, मॉर्गन मुस्कुराई। क्या सोवियत यूनियन के बर्फीले पहाड़ों में काम करता रहा है? बहुत ही बर्फीला सा है। अगले साल जॉश की पीएचडी मुकम्मल हो जाएगी। मॉर्गन, किसी हीरो शीरो को पसंद करती तुम? ये तुमने क्या कर दिया? सुना है कैम्ब्रिज में बहुत से फिल्म स्टार्स पढ़ने के लिए आते हैं। मेरा तो ख्वाब ही रहा कि मेरे किसी बच्चे की किसी फिल्म स्टार से शादी हो। तो मैं जॉश को इनकार कर दूं मामा? तुम्हारे इनकार से ये मरमरा जाएगा। उन्होंने बेचारे से नजर आते जॉश को देखा, जो टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। साधना अमराहा उसे ऐसे देख रही थी कि वो बेचारा बार बार पहलू बदल रहा था। दरअसल दोनों जानबूझकर उसे ख्वास वाख्ता कर रही थीं, बस अहमे ख्वामखा का मशरकी शुगल। हाँ, थोड़ा डर तो है, मॉर्गन ने मामा की ताकीद की। ठीक है, हाँ कह दो फिर इसे। मैं क्यों इसका खून अपने सर लूँ? कब करोगी शादी? मैं चाहती हूँ तुम बाहर की दुल्हन बनो, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के अलावा तुम कहाँ फारिग होगी शादी के लिए? नहीं, आप कह रही हैं तो मैं बाहर ही में करूँगी। नहीं, क्रिसमस ठीक है, हम शार्लेट को बाहर की दुल्हन बना देंगे आजकल में, बस वो भी आने ही वाली है, ऐसे ही किसी नमूने को लेकर। अमराहा और साधना ने बुलंद बांग कह के लगाए नमूने के नाम पर। लेडी बहन ने जोश को रिस्वॉच दी तो बेचारा नम नम सा हो गया। लेडी बहन ने मॉर्गन पर एक खाइफ सी नज़र डाली। फिर सोच लो मॉर्गन, मुझे तो लगता है एक दो बार रोने से ही ये पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। इस बार दोनों इतना हंसी कि उन्हें नशिश खां से बाहर जाना पड़ा। जिस दिन साधना को मालूम हुआ कि उसके इकलौते बेटे को ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो दोनों मियाँ बीवी कई दिन और रातों तक रोते रहे। उसका शौहर एक कंपनी में चंद हिसार पर मुलाजिम था। वो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवा सकते थे? हैदराबाद में एक छोटा सा घर उनका अपना था, लेकिन उसे बेचकर भी उनके बेटे का इलाज नहीं हो सकता था। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि घर बेचकर साधना का शौहर यूरोप चला जाए और वहाँ काम करे। उन्होंने घर बेच दिया, लेकिन उसके शौहर को वीज़ा ना मिला। वीज़ा एजेंट ने ही मशवरा दिया कि आदमी की निस्बत औरत को वीज़ा मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो साधना ने वीज़े के लिए अप्लाई किया और उसे वीज़ा मिल गया। वो यहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सऊदी घरानों में जाकर घरेलू काम करने लगी। घरेलू काम के लिए हर घर हफ्ते में 2 दिन उसे बुलाता और फ़ी घंटे के हिसाब से उसे पैसे मिलते। लेडी महर के घर वो पहले पेइंग गेस्ट थी, फिर लेडी महर ने उसके हवाले सारा घर कर दिया। वो लेडी महर को भी देखती और घर को भी। इन 2 सालों में सिंगापुर के अस्पताल में आर्यान के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। एक आखिरी ऑपरेशन होना था, फिर 3-3 माह के मेडिकल चेकअप। डॉक्टर बहुत पुरुमीद थे आर्यान की सेहतयाबी के लिए, और डॉक्टर से ज़्यादा साधना खुद पुरयकीन थी। जिन घरों में वो जाती थी, वो सब आर्यान की सर्जरी के लिए अलग से पैसे देते थे। लेडी मेहर भी। आप बहुत बहादुर हैं। अमराह को जिस दिन सारी कहानी मालूम हुई, उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, मैं बहादुर हूँ, इसीलिए भगवान ने मेरा इंतखाब किया कि मैं इस मुश्किल को आसान कर दूँ। मुझे अपने मुंतखब किए जाने पर खुशी है। आपका बेटा बड़ा इंसान बनेगा। मैं उसे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, और अच्छा ही हुआ कि वो इस तकलीफ से गुजर रहा है। इस तरह उसे याद रहेगा कि तकलीफ से गुजरने वालों की उसे कैसे मदद करनी है और उनसे गफलत नहीं बरतनी। कुदरत के हर इक़दाम में एक गहरा राज होता है। अब कब सर्जरी है आर्यन की? 9 माह बाद। इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, साधना ने इत्मीनान से कहा। अमराहा बहुत मुतासिर थी साधना से। जब वह पाकिस्तान में थी तो खुद को दुनिया की दुखी और मसलूम तरीन लड़की समझती थी। वो रात को पाइनएप्पल की प्लेट भरकर खाती जाती और रोती जाती। उसे लगता दुनिया में उससे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत में कोई नहीं है, उससे ज़्यादा घुटन में कोई नहीं रह रहा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उसे ही मिली हैं, मिल रही हैं। सब जुल्म कुदरत ने उस पर ढो डाले हैं।
तो सच ही है कि अगर इंसान दुनिया में चल फिर कर देखे तो उसे खबर हो कि जिस सुख पर वो ऐसे वावेला मचाता है, थाई देता है, वो तो कोई दुख है ही नहीं। लोग तो कीड़े पड़े जख्मों के साथ भी गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और असल में वही इंसान भी हैं तो सर को आसमान की तरफ शिकवे के लिए नहीं, शुक्र के लिए उठाते हैं। एक ग्राहक शूज स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता उसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर सर आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर के पास आ जाता। अमराह को बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ इस स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। अमराह उसके पास आई। अच्छा, तुमने उन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। दांत निकालकर वो इस हकीकत के मुनकशफ होने पर मसरूर हुआ। अच्छा देखो, हमारे स्टोर रूम में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। हम वर्कर्स चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते वाले जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज? पता नहीं, मैं पता करके कल बताऊंगा। घड़ी को देखता वो चला गया जैसे मकसद पूरा हो गया हो। शीशे के पार से अमराह ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सिटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके घर लौट रहा हो। अगले दिन वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर फिर भी नहीं गया। जब वो उसे स्टोर रूम में ले गई और उसने उसका वहाँ काफ़ी वक्त ले लिया, तो ऐन वक्त पर उसे याद आ गया कि उसके पास तो काफ़ी अच्छी हालत में 2-3 अच्छे जोड़े जूतों के हैं। फिर वो ने क्यों ले? फिर तुम यहाँ आए क्यों? वो सिच हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त गई तो मैं आ गया, अब वापस आ गई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों को हम बावला कहते हैं। बौल आ। हाँ, बौला। चलो जाओ अब। कितना वक्त ज़ाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर रुक सा गया। मेरा ख्याल है, अगर मैं एक जोड़ा जूता ले ही लूँगा तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उसे यकीनन ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाखर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, याद आया, मैंने सुना है कि एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगे तो हर एक को दो दो जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गड़बड़ा गई। पता नहीं। यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटंग बातें सुन सुनकर। कंधे उचकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते फुटपाथ पर चलते उससे कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स की एंट्री करते अमराहा को देखा। इस बार उससे सिटी की धुन बदल डाली। वो एक मशरकी की धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और उसने एक मुकामी चैनल के लिए 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और डबिंग के लिए अमराहा को बुलाया था। अमराहा जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और मालूमात भी कि सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने उसे अपनी पहले से बनाई की दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उससे डेरिक से मशवरा किया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतल्लिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती थी ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट रखा जाए। डेरिक को उसका ख्याल अच्छा लगा और उन दोनों ने मिलकर एडमिशन से मुतल्लिक एक जामिया वीडियो बना ली। डेरिक ने उसकी इंग्लिश में डबिंग की और अमराहा ने उर्दू में। वीडियो उसे पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेज दी और जवाब का इंतज़ार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियो खरीदने के लिए तैयार थे पर वो बहुत ही कम पैसे दे रहे थे। उसने सोचा उसे कम पैसों पर ही दे देनी चाहिए, लेकिन डेरिक ने रोक दिया। कभी फैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते। जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बायस बेशक ना बने, लेकिन बड़े फ़ायदे से ज़रूर मरहूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री 1 साल मेरे पास पड़ी रही थी। कोई उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए मैंने फिर उसे एक जर्नलिस्ट को दे दिया। उससे अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। बस फिर मत पूछो,
जिन चैनल से इनकार किया था वो उसके राइट्स लेने के लिए तड़पने लगे। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज़ चाहिए, दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज़ चाहिए जो उन्हें फ़ायदा दे। तुम्हें एक से इनकार हुआ है तो दूसरे के पास जाओ। डेरिक ने ही उसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और इस बार उन्होंने इन पाकिस्तानी कंपनीज को वीडियो भेजी जो स्टूडेंट वीज़ा का काम करते थे। उन्हें एक दूसरे दर्जे की वीज़ा कंपनी ने हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी रकम ऑफ़र की। अमराहा ने हाँ कह दी कि हाँ अच्छी रही, क्योंकि उसी कंपनी ने चंद और एक एक दो दो मिनट की वीडियोस के लिए अमराहा से बात की। उन्हें मानचेस्टर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी जो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते। अमराहा और डेरिक ने वो भी बनाकर भेज दी। अमराहा को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। अमराहा खुश थी कि उसने एक नया काम सीख लिया है जो उसे फ़ायदा दे रहा है। उसकी कफ़ायत का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था और फजूल हर्शी का ना होने के बराबर। सर्दियाँ आ चुकी थीं तो उससे अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिया था। जो गर्म कोट वो पाकिस्तान से लाई थी वो यहाँ बेकार थे। यहाँ की सर्दी उसकी सोच से भरकर थी। रात गए एक दिन दादा का फ़ोन आया। उससे वो काफ़ी परेशान लगे। परेशान ना होना अमराहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं। पूरी आज़म मार्केट में आग लगी थी, बस वाजिद खुद को संभाल नहीं सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीने में दर्द हुआ था उसके। मेरी बात करवाएं। अभी वो होश में नहीं है, तुम दुआ करना। वो शटल कॉक का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर खुले आसमान तले आ गई। उसका दम घुटने लगा था, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज़ उसे अपने दबाव से मार डालेगी। पाकिस्तान में सब ठीक है अमराहा? साधना उसके पीछे आई। मेरे बाबा अस्पताल में हैं। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे। वो मायूस सी साधना को देखने लगी, जैसे कह रही हो, हाँ मैंने खुद भी लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियाँ कई बार दी हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? 2 दिन पहले तुम मुझसे कह रही थी तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही है। मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। खुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। उससे सर हिलाया और आंसू पूछे और पाकिस्तान फ़ोन किया। दादा उसके मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करवाते रहे। ठीक 3 घंटे बाद बाबा को होश आ गया और 2 दिन बाद वो घर चले गए। स्टोर में मौजूद लाखों मालियत की कालीन जलकर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ क्यों ना उठती। कारोबार के नाम पर वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सब बेहद परेशान थे कि अब क्या होगा, और मैनचेस्टर में वो तुंधी से इन मामलात का हल निकालने में मसरूफ़ थी। वाजिद सूद पर कर्ज ले रहा है। दादा ने फ़ोन पर बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बिना सूद के कर्ज कहीं से नहीं मिल रहा। सूद हराम है दादा। उसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे, और वाजिद को भी याद दिलाया है। कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज पर मुनाफा लेंगे। दादा आप विदा हो गए। या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना कारोबार कैसे चलाएगा। बाबा से कहिएगा कर्ज ना ले, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? दादा हैरान हुए। क्यों? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अगर एक मुश्किल आती है तो 100 हल भी साथ लाती है दादा। उसने अब तक की जमा की गई तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट दिया। वो हैरान चेक देखती रह गई। उसका ख्याल था कि लेडी महर उसे मशवरा देंगी कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब रकम का एक चेक उसे लिख दिया। ये कर्ज है। उन्होंने उसे याद दिलाया। जी बिल्कुल। उससे सर हिलाया। तुम्हें मालूम है अमराहा कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नाकारा बना दूंगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और वो मेरे साथ नहीं रहता। मैंने उसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया है। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए उन्हें एक शहाना नहीं, मेहनत से भरपूर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्हें सिफ़र होना पड़ेगा ताकि वो सिफ़र के आगे अदाद लिखकर अपने नंबर बढ़ा सकें। मेरे बाबा एक किसान थे। स्कॉटलैंड में उनका अपना फार्म हाउस था। वो कहा करते थे,
महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत तरीन लोग हैं, क्योंकि वो नाकारा होते हैं। वो अपनी मिट्टी से अटे हाथ उठाकर ऐलान करते, खुशकिस्मत तो हम हैं, क्योंकि हम कारामद हैं। ज़िंदगी हम में सांस लेती है, ज़िंदगी हम में धड़कती है। मैं ये रकम तुम्हें वैसे भी दे सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये कर्ज इसलिए है ताकि इसे वापस करने के लिए तुम खुद को कारामद बनाओ। ठीक है? जी ठीक है। उससे चेक भी पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। पापा का फ़ौरन फ़ोन आया। अमराहा, इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे मैंने अपनी लैंडलेडी से लिए हैं और कुछ मेरे अपने जमा किए गए हैं। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि वो वहाँ जॉब करती है, और ये भी किसी ने नहीं मालूम करना चाहा था कि वो अपने अखराजात कैसे पूरे करती है। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो वहाँ? तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी भी जॉब नहीं की। नहीं की, गलती की। अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। पापा आप दीदा हो गए, जिंदगी में पहली बार उसके लिए। अमराहा, तुम कब इतनी समझदार हो गई? अली और हम्माद को खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है, और तुमने मुझे वहाँ से लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया था। अली और हमाद को खेलने कूदने से इसलिए फुर्सत नहीं है बाबा, क्योंकि आपने उन्हें खेल कूद में मसरूफ़ रखा है। उन पर सख्ती करें। तुम्हारे दादा ने कहा तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ, मैं और क्या क्या करूँ? बाबा की ये बात, मुझे बताओ मैं और क्या क्या करूँ, ने उसके दिल की धड़कन तेज़ कर दी, और वो आपदीदा सी हो गई और बाबा से कह ना सकी कि ये वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को वो कुल पुर्ज़े बना देते हैं, जो ज़िंदगी की गाड़ी में शान से फिट हो जाते हैं और गाड़ी छकाछक दौड़ती चली जाती है। और अगर वालिदैन उन्हीं पुर्ज़ों को कुन कर दें तो ज़िंदगी की गाड़ी जाम होकर बंद हो जाती है, और बहरहाल उसका ज़िम्मा पहले सरबराह पर आता है, क्योंकि नौमौलूद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बस बाबा, अपना ख्याल रखें, मेरे लिए बस यही कर दें। मौसम उसकी सोच से ज़्यादा ठंडा हो चुका था। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मूँगफली खाती हुई पाई जाती, और जिस तादाद में उसकी खाहिलो भर चुकी थी, यूनिवर्सिटी में उसी हिसाब से जितनी मूँगफली मुँह में जाती थी, उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के हाथों में जाती थी। अब रोज़ की किलो 2 किलो मूँगफली तो वो नहीं ले सकती थी ना, इससे जहाँ ज़रा सा सन्नाटा सा दिखती, मुँह में डाल लेती। एक दिन ऐसा करते उसे अपने पीछे आलियान का कहका सुनाई दिया। कितनी चालाक हो तुम, कैसे छुप छुप कर खा रही हो? नहीं तो, साफ मुकर गई। अमराहा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और आलियान बिजनेस का, और अमराहा तो फिर अपनी आदत के मुताबिक यूनिवर्सिटी का हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगा लेती, वरना हिस्सों में तो ज़रूर ही चक्कर को मुकम्मल कर लेती। लेकिन आलियान कम ही कहीं चलता फिरता खड़ा टहलता नजर आता। हाँ, कभी कभी वो ऐसे हो जाता कि हर वक्त हर एक को नजर आता, और कभी कभी ऐसे कि हर कोई उसका पूछ रहा होता कि वो कहाँ है। अब वो ऐसे अचानक से नुमादार हुआ तो अमराहा को अच्छा लगा। उससे जेब से मूंगफली निकाल कर उसे दी, और साथ साथ उसे बताती रही कि लाहौर में मूंगफली कैसे बिकती है, कैसे उसे गर्म किया जाता है, कैसे हीटर के पास बैठकर उसे उड़ाया जाता है। फिर उससे उसे बताया कि बचपन में वो मूंगफली के छिलकों के ढेर को चुपके चुपके खंगाला करती थी कि उसमें से कोई मूंगफली शायद मिल ही जाए। आलियान देर तक हंसता रहा। मैं यकीन रखता हूँ कि तुमने यही किया होगा। वो हंसता रहा, फिर अपनी उंगली की पोर से अपनी आंखों की नमी साफ की, और अपने क्रॉस बैग में उससे मूंगफली भरवा कर अपनी क्लास लेने चला गया। और फिर वो उसे एक ऐसे वक्त नजर आया कि उसने हैरत से किताब बंद कर दी। रात 12 बजे से कुछ पहले का वक्त था। वो अपने कमरे में पढ़ रही थी, और अपने कमरे की खिड़की से ज़रा दूर घर के दूसरे किनारे की तरफ उसे वो नजर आया। पहले उससे सर को उठाकर जैसे सारे घर का भरपूर जायजा लिया, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। अमराहा ने झट अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की से सर निकाल कर उसे देखने लगी। वो उस खिड़की से उछल उछल कर अंदर झांक रहा था। फिर उससे यही काम दूसरी खिड़कियों के साथ किया। फिर वो खिड़की की चौखट पर खड़ा होकर पाइप का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम की खिड़की में झांकने लगा। अमराहा का हैरत से बुरा हाल था। वो इतनी मुश्ताकी से ये सब कर रहा था जैसे स्पाइडरमैन हो, और एक अरसे से ऐसे करतब करता रहा हो। फिर वो उस खिड़की से ज़मीन पर कूद आया और टहलने सा लगा। अमराहा ने सर को ज़रा पीछे कर लिया।
अब वो उसी खिड़की के पास आ रहा था। अमराहा ने आंखें फाड़ कर देखा, वो उसी की खिड़की के पीछे खड़ा था। अब वो खिड़की भी बंद नहीं कर सकती थी, वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसे चंद मिनट इंतज़ार किया और खिड़की से नीचे झांकने के लिए आगे हुई और उसकी चीख निकल गई। आलियान एकदम से उसके सामने आया, वो खिड़की पर चढ़ चुका था। अमराहा, आलियान ऐसे चौंका जैसे वो उसके अंदर से निकलकर यकदम से बाहर सामने आकर खड़ी हो गई हो। तुम यहाँ? अमराहा 2 कदम पीछे हटी। तुम यहाँ? खिड़की की चौखट पकड़े वो गिरने के करीब हुआ, फिर उसे जल्दी से मजबूती से खिड़की को थाम लिया। जंगल बियाबान में अंधेरे के बिस्तर पर मीठी नींद सोए सभी जुगनू उसकी आंखों में एक एक करके जागने लगे। ये मेरा कमरा है, उसने सोचा। इस स्पाइडरमैन को याद दिला देना चाहिए। ये मेरा घर है अमराहा। मुस्कुराहट दबाता वो नीचे को कूद गया, किसी जंगली लंगूर की तरह जिसे वो अपना गुरु मानता होगा। अमराहा ने बेतरह हैरान होकर जैसे खुद को होश में लाना चाहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कभी जो उसने देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। उसका यूनी फेलो उसे उसके कमरे की खिड़की में आकर उसे ये बता गया था कि ये उसका घर है। उससे जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो जरा दूर दूसरी खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार खड़ी देख रहा था। आखिर वो क्या कर रहा था? ऐसे आधी रात के वक्त उसके रिहाइश गाह के इर्द गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमराहा ने सर को जरा और आगे करके कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ पर रुक कर उसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नज़र क्यों नहीं आती। अच्छा लो, वो नज़र आ गई। वो वहाँ खिड़की से सर निकाले देख रही है और यूं वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले उस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या? आवाज़ को धीमा रखकर वो चिल्लाई। पागल हूँ मैं। मिलियन पाउंड अदा से आबरू को उचकाकर मुस्कुराहट दबाकर उसे सर हिलाया। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? अपनी डांस में उसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। और कुछ? आलियान ने सीने पर हाथ बांध लिए और उसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। क्या ड्रामा है ये? अमराहा पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसे छुछरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमराहा को काफ़ी बुरा लगा। उससे अपनी स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे दे मारने के लिए हाथ बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदगी से खड़े होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, इंतज़ार करो। अमराहा मैगजीन उसे दे मारती वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया। उससे तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकाल कर उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। कुछ ही देर में उसे घर के अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। रात के इस वक्त इस तरह की आवाज़ों का आना अजीब था, खासकर लेडी महर की आवाज़ का। वो कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकल कर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? उससे पूछा। अक्सर रात के लेडी महर के बच्चों में से कोई आ जाता था। दीदी का बेटा आया है, उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चलें। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी महर के कमरे में चली गईं। और लेडी महर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा होम बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ़ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमराहा दरवाजे में ही खड़ी रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी महर ने उसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फ़ख्र है उस पर और मुझे उस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तरीक़ों पर उससे जो असाइनमेंट लिखी थी उसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी महर को गले से लगाया और सालगिरह विश की। अमराहा भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। गंदा बच्चा। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है? लेडी महर ने कहका लगाया। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मामा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? आलियान दी चलाको माँ से लगने लगा। क्या कहते हैं? शटलकॉक। कितना मासूम इंसान था ना।
वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटलकॉक? आलिया ने अमराहा की तरफ देखा। मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से ही शटलकॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमराहा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे भुखला देते थे। आलियान, आज की रात यहीं रह जाओ। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमराहा हैरत से उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते चला जाता हूँ। आलियान लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? वो आगे होकर जरा उससे करीब हुआ। उफ! अमराहा को खामोश होना पड़ा। हथ खुले दरवाजे से अंदर झांक कर उससे खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकालकर ठीक उस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे जल्दी से अपनी पुश से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमराहा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो या तो राटाटूई हो? तुम मुझे चूहा तो कहना नहीं चाह रही? बाई आंख की आबरू उचकाई। तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? इतना भी पसंद नहीं है। वो बुरा मान गया और खिड़की की चौखट में बैठ गया। फिर कोई बंदर पसंद होगा। इस वक्त उसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ, उसी का शागिर्द हूँ मैं। उससे एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया हो। अमराहा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी। नीचे झांका। पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा चुका था। अमराहा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए शुक्रिया। अब तुम सो जाओ। उससे दाईं आंख दबाकर और दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर सरासा चिल्लाकर कहा। गुड बाय कौन कह रहा था उसे? अमराहा तो उस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से उससे खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए किसी दिलपसंद कहानी की वो शहजादी लग रही हो जिसके लिए पैगामात लिखे जाने ज़रूरी हो जाते हैं। उससे मुस्कुराकर जैसे अपना कोई गहरा राज अफशा कर डाला। अमराहा उसकी बात क्या समझती, उल्टा उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। बंदर! इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमराहा बंदर कहकर बुड़बुड़ाने लगी। उसका दिया केक वो किचन में रख आई। उसका मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का। फिर वो आलियान के इस तरह शटल कॉक में आने के बारे में सोचने लगी। ये उसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर उससे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो भी किसी ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज़ बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके अंदाज और द्वार ऐसे थे कि लगता था वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग है। अमराहा को अजीब सा लगा। क्या यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा है, बगैर खानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज़? उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का मार्गरेट। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू सिखाई हो, वरना वो रिचर्ड, आइन या हरमेन होता। लेडी महर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे। तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते थे और आलियान ज़रा ज़्यादा साफ बोल लेता था। तो आलियान किसी की नाजायज़ औलाद है और उससे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ मिली, इसीलिए उसका सरनेम मार्गरेट है। पहले उससे कभी उसके सरनेम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अक्सर मुसलमान भी ऐसे नाम रख लेते हैं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमराहा को उस वाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी महर ने उसे दिया था काफ़ी बड़ा था। खिड़कियाँ कदे आदम थीं और कमरे की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि खिड़की के एन सामने की दीवार पर किसी नौ आमोज खतात के कलम से सजी कुन फाया कून की हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी ज़िंदगी में कई अनोखे वाक़यात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखने लगी जहाँ आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसीसियों को सीखना चाहिए,
वफा कैसे होता जाता है। लेकिन अमरा ये नहीं समझ रही थी कि वो कितना खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर है। ये यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो उसके नाजायज़ होने के बारे में सोच रही थी, किसी कदर कराहत से। अगले सारा दिन डोरबेल बजती रही। लेडी मेहर के लिए उनके बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तोहफ़े आते रहे। उनका बेशतर वक्त फ़ोन कॉल सुनते हुए गुजरा। वो सब अपने अपने घर, अपनी अपनी जगह केक रख के बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी मेहर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। इधर लेडी मेहर केक काट रही थीं। हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता। कम से कम 10 केक कटे। अमराहा के ऐश थे। केक खा खा कर वो थक चुकी थी। तो हाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी मेहर पर रश आने लगा था। कैसी औलाद मिली थी उन्हें जो उनकी नहीं थी और उनकी अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी थी, जिनमें कौम और नस्ल, मज़हब और रवायात का फ़र्क था। फ़र्क नहीं था तो एक मोहब्बत में फ़र्क नहीं था। लेडी मेहर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी तोहफ़ा भी आ चुका तो उन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो तोहफ़े खोले। बे औलाद होकर भी एक खातून ने औलाद वालों से ज़्यादा खुशी पाई थी और ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत के मिराज को छू लिया था। उन्होंने रंग और नस्ल को मिटाकर उन सबको गले से लगाया था। वो एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती रहीं। देखो ज़रा मोर्गिन को इतनी महंगी घड़ी मुझे भेज दी। मुझे इसकी ज़रूरत है या उसे? अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफ़ा देती है। पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी और अगर कभी सोते में उसका सर खिसक जाता तो उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उससे क्या हक था? कहती थी रात में ख्वाबों में जो कुछ आप सुनती हैं मैं भी वो सुनना चाहती हूँ और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि रात में मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। ये बातें सुनकर जानकर तो अमराहा को लग रहा था उससे मुल्क नहीं दुनिया ही बदल ली है। क्या दुनिया में लेडी मेहर जैसे और भी लोग हैं? ये डेनिस ने खुद बनाया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सबके सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खड़ी थी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है। उसके सर पर फरिश्तों का खाला चमक रहा है और 10 बच्चे उस फरिश्ता सिफ़त खातून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना डाला डेनिस ने मुझे। आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा तो रात की किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे पेट के करीब आकर खड़ा हो गया। ना जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी आंख खोली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है। बहुत प्यार करता है मुझसे। क्या मुझसे ज़्यादा कोई औरत इस कराहे ज़मीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिससे उसकी औलाद रातों को ऐसे उठ उठ कर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लेडी मेहर सबकी बातें करती रहीं। फिर अमराहा उन्हें उनके कमरे में ले आई। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी। वो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये आलियान ने दी है। लेडी मेहर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलियान ने मामा मेहर को दुनिया की हसीन तरीन औरत बना दिया था। बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने अमराहा को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में बताया था। अब वो उसके बारे में क्यों ना बताती। बालिग होने के बाद जब ये इदारे से निकला तो मैं इसे घर ले आई। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रहकर जाता तो मुझे बताया जाता कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात रात भर सोता नहीं, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उससे मिलकर आती। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास रखूंगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कई कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहता, आतिशदान के करीब बैठा ऊँघता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर फिल्में देखता रहता या वीडियो गेम्स खेलता रहता। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है, शायद इसलिए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। मैंने इंतज़ार किया कि शायद वो खुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था। अब उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन
वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन मैंने उसके चंद गर्म कपड़े बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर अमराहा को बेतहाशा हैरत हुई। लेडी महर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा 1 साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी कि वो बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज़्यादा ही सख्ती से काम लिया। लेकिन मैं क्या करती? मेरे घर का आराम और आसाइश उसे बर्बाद कर रहा था, या शायद मैं खुद ही जिम्मेदार थी इसके, क्योंकि वो मुझसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उससे कई खौफ लाहक थे और मैं महसूस करती थी कि वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती तो वो ऐसे खामोश सा हो जाता कि मैं सहम कर रह जाती। तो वो आपसे नाराज़ हो गया था? नहीं, नाराज़ नहीं था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत डर लगता। फ़ोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता। मेरे कान डोरबेल की आवाज़ पर लगे रहते। लेकिन पूरा साल बीत गया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो आलियात था। वो खिड़की के रस्से मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज़ देने आया था। ओह! तो ये रवायत अब तक कायम है? अमराह सारी बात समझ गई। हाँ, लेडी महर मुस्कुराने लगी। लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वह एक-एक खिड़की फलांगता झांकता आता है और मुझे ढूंढ निकालता है। तो वो कहाँ चला गया था? वो मैनचेस्टर में ही था और चुपके-चुपके मुझे आकर देखता रहता था। उस रात उससे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे किया। मैं इंसान बन चुका हूँ, उससे फ़ख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी वेयर ने अपनी आंखों की नमी साफ की। उससे मुझे मायूस नहीं किया था। जब मैंने उन सब बच्चों को गोद लिया था, उस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उन्हें बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े दरीक नहीं करूंगी, क्योंकि अमराहा एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो उस पर नबियों और वलियों जितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिसमें गफलत की गुंजाइश नहीं। जब एक इंसान को परवरिश के लिए, तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल इंसानियत की लगामें उसके हाथ में दे दी जाती हैं कि उसे इब्लीस बना दो कि बनी नूह इंसान के लिए वबाल बन जाए, या वो बंदा बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं हैर की रोशनी बिखेरता चला जाए। सारे इंसान हैर होते हैं अमराहा, बस उनकी परवरिश के जो गहवारे होते हैं वो उन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब फूल होते हैं, बस हम ही उन्हें तोड़कर मसल कर अपनी मर्जी के कीचड़ में फेंक देते हैं।